है या कोई और पार्टीज जो जिनको किसी तरह से जिनका इंटरेस्ट नहीं इसमें पूरा हो पाया। और तीसरी बात यह है कि जो ट्रांसपेरेंसी आयोग ने की है, जिससे सब बच्चों को उनके नंबर पता लग रहे हैं, उनकी ओमार शीट पता लग रही है, रिजल्ट ओपन है, तो इससे भी ये एनालाइज कर रहे हैं कि साहब ये एक ही घर के इतने 4 बच्चे हैं, बलविंदर सिंह 4 नाम देखे तो उन्होंने कहा नहीं ये तो एक ही आदमी है। तो ये सब बातें इससे आ रही हैं कि ट्रांसपेरेंसी भी है, एग्जाम में बहुत लोग नहीं निकल पाए हैं तो उनको इसका फ्रस्ट्रेशन है, और तीसरी बात कुछ इंटरेस्टेड पार्टी हैं जिनका इंटरेस्ट पूरा नहीं हुआ है। हाँ, ये मैं एक एक करके एक प्रश्न करूंगा क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पे सवाल है और लोग चाहते हैं, युवा चाहता है, क्योंकि एक बड़ा आपने जैसे कहा 2 धड़े इसमें है, एक जो बहुत है लाखों में संख्या, एक कुछ 100 है, कुछ हजारों है जो 890 सिलेक्ट हुए हैं। अब दोनों ही पक्षों में विवाद चल रहा है, एक पक्ष बहुत बड़ा है और एक पॉइंट कुछ प्रतिशत है। सर एक सवाल सबसे पहले ये ग्राम प्रधान है जिनको लेकर ये उनसे पूछा भी गया तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके गांव का स्थापना कब हुई, तो उसका भी जब इंटरव्यू लिया गया तो उनमें भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे गांव का प्रधान का सिलेक्शन हो गया। ये एक विवाद कहीं ना कहीं है, वो कई आयोग के संज्ञान में है ऐसा कोई मामला? बिल्कुल भी ऐसा कोई संज्ञान में नहीं, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है, जो एप्लीकेशन आदमी भरता है, तो उसमें ये फील्ड नहीं है कि आप प्रधानी कर रहे हैं या एमएलए हैं, या ऐसा कोई फील्ड नहीं है। तो हम बता नहीं सकते कि ये बात आपकी सही है या नहीं है, लेकिन कोई कारण नहीं है कि कोई ग्राम प्रधान यंग बच्चा है और वो मेहनत कर रहा है, वो निकल रहा है, वो ना निकल सके, ऐसा कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा सर अब ये भी है, देखिए आपने ये ग्राम प्रधान वाली बात तो आपको नहीं, आयोग को आपने कहा कि प्रधान का, पर एक सवाल ये है सर कि एड्रेस को लेकर एक विशेष जगह से ये भी बात आई है कि वहां पर से कई लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो उस पर क्या आयोग ने जांच की, उस पर क्या तथ्य निकल कर आए? क्योंकि लिस्ट भी हमने देखी है जिस तरीके से फेसबुक में कर रही, उस पर आयोग की कार्रवाई, वो चूंकि एक टेंजिबल बात थी, उन्होंने नाम दिए थे कि ये भाई बहन है, तो हमने 17 ऐसे नाम जो सोशल मीडिया में फ्लोट हो रहे थे उन सबके अपने डेटा से एड्रेस चेंज कराए, और हमारे डेटा के हिसाब से केवल 2 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही भाई बहन है, एक ही एड्रेस पे हैं दोनों। बाकी 17 में से जो 15 बच्चे हैं वो सब अलग अलग एड्रेस, इवन अलग अलग जिले के हैं। तो चूंकि 1.5 लाख बच्चों में बच्चे का नाम और पिताजी का नाम एक हो सकता है, इस कारण से ये कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है कि वो एक ही हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं, जो हमने जांच की उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला है। सर और अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अब जो पॉइंट आता है नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग को लेकर जो बात हो रही है, अब सवाल ये है सर कि कई लोगों का कहना यह है कि सही प्रश्न भी डिलीट कर दिए गए हैं और सही थे और डिलीट किए हैं, उसके साथ किस आधार पर स्केलिंग की गई है। अब विवाद की स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि ये बात हो रही है कि अलग अलग शिफ्टों में बात आप जो कराते हैं कि यूकेपीएससी का हवाला दिया जा रहा है, उनसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर यूकेएसएससी यूकेपीएससी के तरह तर्ज पर एग्जाम क्यों नहीं कराता, वो भी लाखों बच्चों के एग्जाम कराते हैं, वहीं यूकेएसएससी अलग अलग पालियों में एग्जाम कराता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो सर इसको लेकर आप क्या कहेंगे? स्केलिंग जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है उसी को लेकर जो बड़ा विवाद है अब शुरू हुआ है, सर उसको लेकर भी थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप समझाएं, या आयोग किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करता है। ये जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि सही प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है और किस आधार पर नंबर बढ़ाए या घटाए गए हैं, इसको लेकर ही बहुत बड़ा विवाद। सर इस पे स्पष्ट पहले आपके इस जो आपने पूछा है उसमें 3 मामले बनते हैं। एक तो है नॉर्मलाइजेशन में क्या कोई गड़बड़ी है या नॉर्मलाइजेशन क्यों हो रहा है, दूसरा मामला है कि प्रश्न डिलीट क्यों हो जाता है या प्रश्न में क्यों गड़बड़ी आती है, तीसरा मामला है कि हम उतना बड़ा एग्जाम क्यों नहीं करा। बिल्कुल ये 3 मामले, तीनों अलग अलग है। तो पहला मामला नॉर्मलाइजेशन का है जो आप कहते हैं बड़ा मामला है, तो उसमें ये मेरा कहना ये है कि नॉर्मलाइजेशन पैन इंडिया हो रहा है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चों का जो कैंडिडेट्स का नंबर है वो यहाँ पर आप अगर 2016 से मैं 17 से यहाँ पर हूँ तो उस समय मैक्सिमम बच्चे 90,000 थे, आज वो बढ़कर 2,60,000 हो चुके हैं और अगले बार मुझे लगता है 4 लाख हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल शिफ्ट में आपको जाना ही पड़ेगा, और जैसे ही आप मल्टीपल शिफ्ट में जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन इसेंशियल है। आप उस दिन मेरे पास ज्यादा शिकायत लेके आएंगे जब 3 बैच में एग्जाम होगा, एक ही बैच से सारे निकल जाएंगे, शायद आप ज्यादा शिकायतें लेके आएंगे, वो ज्यादा सीरियस दिखेगा आपको। तो नॉर्मलाइजेशन इसी के लिए है, कोई एक बैच से सारे बच्चे ना निकले, हर एक बैच को उसका सही राइट मिल जाए। और ये बेसिकली मोटी बात ये है कि ये मीन और डेविएशन से निकलता है, और जो टफ बैच है उनको 1-2 नंबर ज्यादा मिलता है, जो इजी बैच है उनको कुछ नंबर कम मिलता है। अब बात यह है कि हम किस प्रोसेस पे जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के, तो हम उस प्रोसेस पे जा रहे हैं जिनको IIM यूज कर रहा है, IIT यूज कर रहा है, SSC यूज कर रहा है, UPSSC यूज कर रहा है, तो वही फॉर्मूला हमारे यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन का है। तो एक टेस्टेड फॉर्मूला पे हम जा रहे हैं, और अभी तक जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो रेलवे बोर्ड के और दूसरों के कंपैरिजन में हमारा बहुत अच्छा हुआ है।
तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, उसको आप उससे बच नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि आप एक वो करा सकें, एक शिफ्ट में करा सकें। तो उसने मल्टीपल शिफ्ट में जाना ही है। 7,000 नोट केवल हमारे यहाँ है और बच्चे 50,000, 60,000, 1 लाख हो रहे हैं, तो उतने मल्टीपल शिफ्ट में आपको जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि इसके डर से हम ऑनलाइन एग्जाम या एग्जाम में चेंज के प्रोसेस को छोड़ दें, वो भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन जरूरी भी है, और जो हमारा नॉर्मलाइजेशन है वो नेशनली टेस्टेड फॉर्मूला पर आधारित है। फिर भी हम बच्चे बहुत जगह एग्जाम दे रहे हैं, हम आपके माध्यम से उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अगर उनको हमारे फॉर्मूला में, हमारे प्रोसेस में कोई इंप्रूवमेंट की बात नजर आती है, जरूर हमको बताएं। लेकिन इस चीज को आप नहीं निकल पाए, इसलिए इसको क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। दूसरा मामला है कि प्रश्न डिलीट क्यों हो रहा है। अभी भी लगातार कमेंट आ रहे हैं सर कि अभी भी सेकंड शिफ्ट में जो आंसर है वो सही नहीं दिए गए हैं, वो अब इसको लेकर बड़ा सवाल है सर, क्यों डिलीट किए? इस पर मेरा कहना यह है कि प्रश्नों का जो भी प्रश्नों का बनना, प्रश्नों को मॉडरेट होना, उनको पेपर में रखना, उसके बाद पेपर में रखने के बाद चैलेंजेस लेना और चैलेंजेस को मॉडरेट करना एक एक्सपर्ट आधारित व्यवस्था है। एक्सपर्ट का मतलब यह है कि जो 2 से 5 साल तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो एक्सपर्ट है। तो ये और एक्सपर्ट भी एक तरह से हमारे लिए भी थर्ड पार्टी है। आयोग के लिए फर्स्ट हमारा एक्सपर्ट का कोई मेल जोल गठबंधन नहीं है कि हमारे कहने पे वो डिलीट कर दें, ऐसा नहीं है। वो 3 एक्सपर्ट उसको देख रहे हैं, एग्जाम के बाद एक पैनल पूरा देख रहा है और वो जो परामर्श देता है तो उस पर आधारित है। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें क्लियर डिसीजन है कि जहां पर एक्सपर्ट बेस्ड सिस्टम है और उन्होंने अपना मंतव्य दे दिया है तो उसको आखिरी मंतव्य समझा जाए। तो इसके लिए भी आप बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि डिलीट हो गया, इस किताब में ये था, उस किताब में होता। मल्टीपल बुक्स में अलग अलग बातें होने से ही चैलेंज आता है प्रश्न पर, और उसको फिर 3 एक्सपर्ट देख के बता रहे हैं तो उसको सबको मानना चाहिए, मेरा कहना ये। और इसीलिए, और चेंज क्यों होता है, गड़बड़ी क्यों होती है, गड़बड़ी के भी बहुत सारे रीजन है। कभी कभी जो है हर एक बुक्स में अलग अलग मैटर है। आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे अगर, तो हर एक राइटर ने अलग लिखा है। हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने अलग लिखा है, शिव प्रसाद डबराल जी ने अलग लिखा है, अजय रावत जी ने अलग लिखा है, और जो कुमाऊं में जो वीडी पांडे साहब का बुक है वो अलग बात, कुछ अलग, कुछ मामलों में अलग अलग बातें कहते हैं। तो यही तो एक रीजन, क्योंकि किताबें ही अलग अलग हैं, उनमें ज्ञान अलग है, ज्ञान अपडेट हो रहा है। दूसरी बात है कि ट्रांसलेशन में कभी गड़बड़ी हो जाती है। तो अलग अलग रीजन है जो जेन्युइन रीजन है जिससे गड़बड़ी होती है। और सारे एग्जाम में, एग्जाम के बाद ऑब्जेक्शन लेने की व्यवस्था है, सारे इंडिया में है, और ऑब्जेक्शन को एक्सपर्ट के थ्रू नॉर्मलाइज करने की व्यवस्था है, मॉडरेट करने की व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो सर ये जैसे आपने कहा कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें दी गई हैं, तो ये सर एनसीईआरटी को लेकर भी बात जो हम कहते हैं कि एनसीईआरटी के जो आंसर्स हैं, क्योंकि एक इस पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो शायद बड़ा मुश्किल होगा आयोग के लिए भी। तो क्या एनसीईआरटी एक ऐसा माध्यम नहीं होना चाहिए कि जिनके आंसर्स को हम सही माने, या उसके लिए भी कुछ एक प्रोसेस अब करने वाले? ये अपना सवाल। एनसीईआरटी केवल एक कुछ खास एग्जाम्स के लिए काम आ सकती है। जैसे उत्तराखंड का हम सामान्य ज्ञान पूछ रहे हैं सब, वो एनसीईआरटी में कहीं है ही नहीं। एनसीईआरटी ने ना प्रेस्क्राइब किया ना बुक कोई प्रेस्क्राइब की, तो वो बेसिकली दूसरे माध्यमों से है। इसी तरह से जब हम तकनीकी एग्जाम कराएंगे तो जितने, ये तो जनरल एग्जाम की बात मैं कह रहा हूँ, उत्तराखंड जानकारी जिसमें पूछते हैं, जैसे रिसेंट एग्जाम उसी का है, तो उसमें तो एनसीईआरटी का कोई बुक है ही नहीं। तो वहां पर आपको दूसरे बुक पे ही, दूसरे चीजों पे डिपेंड होना होगा, दूसरे स्टडी मटेरियल पे, आपके पास कुछ विकल्प नहीं है। दूसरी बात, जब आप टेक्निकल एग्जाम कराते हैं, जैसे आपने बायो का करा रहे हैं, एग्रीकल्चर का करा रहे हैं, तो अगर वो ग्रेजुएशन लेवल है तो वहां भी हमको, जैसे ये ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम था, तो वहां पर भी हमको एनसीईआरटी से अलग बुक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो तब हम जो यूनिवर्सिटी में हमारी चल रही है उनको आधार मान के हमारे एक्सपर्ट बात करते हैं। तो वो अलग अलग एनसीईआरटी कुछ ही है कि एग्जाम में काम कर सकते हैं। एनसीईआरटी कुछ ही। और दूसरी बात यह है कि एक आध बार मेरे अनुभव में यह भी हुआ है कि एनसीईआरटी की बुक्स में भी गड़बड़ी मिल गई है। तो किसी भी बुक में गड़बड़ी या गलती मिल सकती है। तो सर इसका क्या रास्ता निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से फिर डिलीट होते हैं क्वेश्चन, उसको लेकर भी विवाद कहीं न कहीं शुरू हो जाता है, तो उसको लेकर क्या रास्ता आयोग निकालेगा? नहीं, इसमें बेसिकली डिलीट तो कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा, बिकॉज पर यह है कि इसको कम करें, ये एक लिमिट से ज्यादा ना हो। इसके लिए हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम प्री एग्जाम कैसे क्वेश्चन को और अच्छे सतर्कता से देखें, अपने एक्सपर्ट्स को और अच्छा क्वालिटी एक्सपर्ट लेने की कोशिश करें। उस प्रोसेस पर हम जा रहे हैं, लगातार सुधार कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसको धीरे धीरे कम कर देंगे, पर यह नहीं है कि ये खत्म ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम जो है एक गोपनीय मामला है। एक पेपर आप
बहुत ज्यादा लोगों को नहीं दिखा सकते, या एक क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आने वाला है बहुत से शेयर नहीं कर सकते। तो एक तो लिमिटेड शेयरिंग इसकी होती है, उस कारण से भी आपको उसमें व्यापक छानबीन नहीं कर सकते। तो वो गोपनीयता इसमें एक बात है, शुचिता इसमें एक बात है, दूसरा ये है कि क्वालिटी एक्सपर्ट इसमें एक बात है। तो उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो ठीक हो और ये कम हो जाए। सर, अब ये वीडियो का मामला सबसे बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है, इसको लेकर आयोग ने क्या अब सोचा है? क्योंकि सर देखिए, लगातार आपने भी देखा युवा सड़कों पर है और मुख्यमंत्री आवास कूच भी किया गया था, जो लोग विरोध इसका कर रहे हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि आयोग में वो तमाम पक्ष, जो एक तरफ वो लोग भी आ रखे हैं जो इस पेपर को चाहते हैं कि उनका रिजल्ट आउट हो, उनका डीवी जल्दी कराया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए। पर दूसरा पक्ष भी यहाँ पर पहुंचा जो चाहता है कि एग्जाम रद्द हो, कि यहाँ पर इसमें धांधली हुई है, 15 लाख रुपए तक की बात हुई है। और हमने उन लोगों से भी बात की है सर जिसमें धारचूला से बच्चे आए हैं, जिनके जो पिताजी हैं वो किसान हैं, उन लोगों से भी बात की गई है। और ऐसे में सर कई लोगों का कहना यह भी है कि अगर धांधली हुई है तो उन लोगों पे जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो क्या आयोग ने सर इसके प्रति कुछ जांच के कुछ आदेश दिए हैं? ये भी सर थोड़ा सा जो दर्शक है वो भी जानना चाहते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सोशल मीडिया एक जिम्मेदार मीडियम नहीं है बात करने का। इसमें जिसका जो मन आता है वो कहता है और उसमें फिर कमेंट्स की बाढ़ आती रहती है। तो अगर कोई बच्चा एग्रीव्ड है, कोई शिकायत करना चाहता है, तो वो एक टेंजिबल शिकायत करे, तथ्य सहित शिकायत करे। अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तभी जांच का मसला आता है, उसके पहले जांच का मसला नहीं आता कि आप एक भीड़ एक पीछे एक सब्जेक्ट के पीछे लग गई है और वो एक एग्जाम को सबोटाज करना चाहती है और उन सारे बच्चों की मेहनत पर पानी फेरना चाहती है जो अपनी मेहनत से निकले हैं। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिम्मेदारी, जो अगर जिम्मेदारी से कुछ शिकायत करना चाहते हैं तो हमने अपने संवाद जारी किया है अपनी वेबसाइट पर इसी एग्जाम के बारे में कि भाई आप ऐसे बात ना करें, जो अगर तथ्यपरक शिकायत है तो हमको दें, हम उसकी जांच कराएंगे। और हम पहले भी 4-5 बार FIR करा चुके हैं अपने एग्जाम्स में। तो आप शायद किसी आयोग को नहीं देखेंगे जो अपने एग्जाम्स में खुद FIR कराता है। और हमने सबकी ट्रांसपेरेंट जांच कराई है, सबको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की है। तो इसमें भी हम कराएंगे अगर तथ्यपूर्ण है। लेकिन इन सब झूठी बातों पर वो बच्चे जो हमको तमाम बधाई संदेश भेज रहे थे कि इतना अच्छा एग्जाम हुआ एग्जाम के समय, वो आज रिजल्ट निकलने पे ऐसा कहें तो वो उचित बात नहीं।